हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे कि आपका बहुत लंबे समय का एक इंतजार था आरजेएस वैकेंसी को लेकर के, तो वो आज ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। उसी को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। टोटल मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस है और क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी इसको क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है आरजेएस का। देखिएगा, अब एक एक करके मैं चीज़ें बताने वाली हूँ। आज ही ये ऑफिशियली आपका अनाउंस हुआ है। इसमें देखेंगे कब से स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट रहेगी और कौन एग्जाम दे सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ओके, एंड सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चीज़ पर फोकस करना होगा। एक एक चीज़ें मैं बहुत कम टाइम में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट पॉइंट्स को लेकर के। क्या है, जैसे कि आपको पता है वैकेंसी कौन से स्टेट की है, आरजेएस की है, जो बहुत लंबे समय से आप लोगों की नहीं आई थी। ओके, तो अब वो आई है, उसी को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कितनी जनरल की वैकेंसी है, कितनी ओबीसी की है। ओके, एक एक बात स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको पता है ये आज ही डेट है आपकी 9/4/2024। ओके, और सिविल जज कहाँ का है ये आपका, राजस्थान। ओके, राजस्थान का है। और आप लोगों को पता ही है कि क्या कितनी वैकेंसी है टोटल हमारी। टोटल वैकेंसी है 222 यानी कि 222 है। तो ये क्या 3 साल से वैकेंसी का जो है क्लासिफाइड किया गया है। 2022 की कितनी 83, 2023 की कितनी 57 और 2024 की कितनी है 82। इन सबको मिलाकर के क्या किया गया है, अब टोटल वैकेंसी हमारी अगर बात करें तो कितनी हो गई है, टोटल वैकेंसी हमारी है 222। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करेंगे कि आप इसको ना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसी 222 हो गई, कब से स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना उसको देखते हैं। और ये इसकी लास्ट डेट है जो आपको पता होनी चाहिए। इस लास्ट डेट से पहले आपको अपने फॉर्म सबमिट कर देना है हर हाल में, और चाहे तो पहले ही कर देना, क्योंकि बाद में ना कुछ इशू आता है, तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही कर देना सभी लोग। ओके, तो आवेदन करने की समय सीमा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे देखिएगा ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है। आज ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और आज से ही ये स्टार्ट हो रहा है। 9/4/2024 दोपहर 1 बजे से लेकर के, और ये आपकी लास्ट डेट रहेगी 8/5/2024। ओके, 8/5/2024 इसकी क्या है, लास्ट डेट रहने वाली है। ओके, पेमेंट का आप लोगों को पता ही है, जैसे 9 से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका 9/5 तक, 9/5/2024 तक आपका ये लास्ट डेट है पेमेंट करने की। फॉर्म भरने की 8/5 है और 9/5 किसकी है, पेमेंट करने की। ये डेट आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसके पहले पहले ही आपको अपना फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक तरीके का एक तरीके से नेटवर्क इशू या कुछ भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप, मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि फॉर्म जल्दी से जल्दी ही आप भर लिया करें। सेंटर अलॉट होने में भी उसमें आपको हेल्प होती है ना, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर के अपनी तैयारी में जुट जाओ। अब आप ना, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था, बहुत ही लंबे समय से, तो 2-3 साल से इसका गैप हो चुका है, तो आपको अब इसकी तैयारी में जुड़ना है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो, फॉर्म कंप्लीट करने के बाद अपनी तैयारी में जुट जाओ। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी आप लोगों का। अगर बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ना, इसके सेंटर कहाँ पे जाते हैं, तो मेन जो सेंटर जाता है ना हमारा, चाहे पीटी का हो चाहे आपका मेंस का हो, वो हमारा होता है जोधपुर या जयपुर में। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं या कोई और रीजन की वजह से और भी जगह हो जाता है, लेकिन मेन जोधपुर और जयपुर होते हैं। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपको फॉर्म भरने के बारे में पता चल गया, बता दिया मैंने कब से कब तक है। एग्जाम कब है, मेन बात तो ये पता होनी चाहिए ना। ये एक संभावित है, ये एक तरीके से टेंटेटिव है, लेकिन 99% इसी को मान के तैयारी करेंगे। ये नहीं सोचना कि टेंटेटिव है तो चेंज हो सकती है। 99 बोला है तो 99 ही। ओके, ये मत सोचना, और 100 सोच लो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप इसी के हिसाब से तैयारी करना। ओके, संभावित बेशक हो, बट एक तरीके से आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। कितनी, 16 जून 2024, 16 जून 2024 आपकी एग्जाम डेट है फॉर पीटी। पीटी की अनाउंस हुई है अभी, और बाद में बात करते हैं तो मेंस की क्या रहेगा, इंटरव्यू क्या होगा, आगे आप उसको बता दिया जाएगा जैसे जैसे रिजल्ट वगैरह आएंगे। यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब इससे आगे का देखेंगे। देखो, परीक्षा शुल्क कितना है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर बात करते हैं फीस कितनी होगी आपकी, 1250।
1250 किसके लिए? जनरल या क्रीमी लेयर में जो अन्य पिछड़ा वर्ग लोग होते हैं उनमें आ जाएगा यहाँ पर। और अगर बात करते हैं 1000 राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, ये सब के सब इनकी 1000 रुपये हो जाएगी। इनकी 1250 है। और 750 हमारे जो दिव्यांगजन है, जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए 750 रुपये हो गए यहाँ पर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बोला था ना कि कितनी वैकेंसी है, किस जनरल की कितनी है, सबकी वो मैं अब आपको क्लासिफाइड करके बताती हूँ। ओके, देखिएगा, बात करेंगे हम यहाँ पर वैकेंसी का। मैंने नोटिस आपको दिखा दिया है, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ओके, 83 2022 की, 57 हमारी 2023 की, और बात करेंगे 82 हमारी 2024 की। ओके, दिसंबर 2024 तक की बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हो गई हमारी ईयर वाइज। इसमें जनरल की कितनी है? 32 तो इसके अकॉर्डिंग हो गई, 24 इसकी, और 31 ये तो हमारी हो गई जनरल की टोटल। ओके, और 13 और 9 एंड 13 मिला करके ये हमारी एससी के लिए हो गई, ये एसटी के लिए हो गई। 9 6 एंड 9 ये आपकी टोटल मिला के एससी की, एसटी की हो गई। ओबीसी की 17 11 एंड 17 ये तीनों मिला करके ओबीसी की हो गई। एंड ईडब्ल्यूएस की 8 5 एंड 8 ये तीनों मिला करके ईडब्ल्यूएस की हो गई। एंड एमबीएस का अगर बात करते हैं, ओके, इनमें से एमबीसी, इनमें से क्या होगा? 4 आउट ऑफ विच 1 पोस्ट फॉर वुमेन, किसके लिए होगी? एक वुमेन के लिए होगी। इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे बोला गया कि 83 पोस्ट में से 3 पोस्ट किसके लिए होगी? आपका जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले होंगे ना, इसमें होगी। 83 में से तो 3 हो जाएगी, 57 में से 2 हो जाएगी, और 82 में से कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है आपकी वैकेंसी को, जो ईयर वाइज आई है उसके अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर यहाँ तक बातें? अब नेक्स्ट देखेंगे। ये तो मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में बता दिया। टोटल कितनी थी? 222। आगे देखेंगे मेन पॉइंट किस बारे में बात करता है। देखिएगा, ये रिजर्वेशंस के बारे में है। आगे देखेंगे हम मेन। अब बात करेंगे कि आखिरकार देखो, डेट वगैरह देख लिया, एग्जाम कब है ये भी बात कर ली, लेकिन दे कौन सकता है, एलिजिबल कौन है उस चीज के लिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसी के बारे में बात करेंगे। कोई भी दे सकता है, कोई में भी कौन? कोई भी में वो जिसने अपना क्या की हुई है? एलएलबी किसी भी हमारी मान्य प्राप्त यूनिवर्सिटी से की हुई है। ओके, एलएलबी में बीएलएलबी वगैरह ये सब आ जाता है यहाँ पर। लेकिन एक बात और आ जाती है कि क्या कोई अगर एपरिंग है, यानी कि जो लास्ट ईयर दे रहा है एग्जाम या लास्ट सेमेस्टर का दे रहा है, तो क्या वो भी भर सकता है? इसके लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेरी आती है, उसी को मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भर्ती के तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वो भारत में विधि द्वारा स्थापित या अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक व्यवसाय की उपाधि धारण न कर ले, यानी एलएलबी। ओके, इसके बारे में बैचलर ऑफ लॉज बात करेंगे यहाँ पर। यही है कि हिंदी भाषा का ज्ञान हो, राजस्थानी बोलियों का हो, सामाजिक रूढ़ियों का गहन ज्ञान क्या होना चाहिए, बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अब नोट के बारे में बता दीजिए, मैंने अभी आपको बोला था कि क्या वो दे सकता है, उसी का अब आपको आंसर मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, जो अंतिम वर्ष में है या अंतिम सेमेस्टर में, नोट करके अलग से बताया गया इस बारे में। ओके, जो अंतिम वर्ष में है या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, या तो उसने एग्जाम दे दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया, या अभी वो एग्जाम दे रहा है, लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर की बात हो रही है यहाँ पर। आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है, पात्र मतलब एलिजिबल है। ओके, वो भी दे सकता है। ओके, एलिजिबल है, परंतु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा, लेकिन जब वो मेन परीक्षा देगा ना, मेन मतलब मेंस का पेपर देगा, उससे पूर्व धारित करनी होगी, लेकिन तब तक उसके पास वो आपका क्या हो जानी, क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। और जब उसका प्रमाण पत्र ना मुख्य परीक्षा लिखित होने मतलब जो मेंस की पेपर होता है ना, उससे 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर। बस ये पूछा जाता है, ये स्पेसिफाई ये क्वेश्चंस होते हैं बच्चों की, क्या हम दे सकते हैं, हम अभी अपीयरिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छा स्टेट है, क्योंकि हर स्टेट ये आपको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आप एग्जाम देते हुए भी, एलएलबी अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, हर एग्जाम नहीं देता। राजस्थान में ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा और आपको इसका फायदा उठाना भी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, और तैयारी करके दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी सिलेक्शन हो जाता है उतना ही अच्छा रहता है। एज के बारे में बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। आखिरकार कौन दे सकता है एज के बारे में? आपने एजुकेशन देख लिया, लेकिन अब एज भी तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, तो एज के बारे में बात करेंगे।
मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, 21 ईयर्स से होनी चाहिए, मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए। और अगर बात करते हैं मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स, तो कितना हो गया 21 टू 40। ये तो हमारा हो गया मेन, जो सभी के लिए के होता है, लेकिन रिजर्वेशन भी तो होता है ना, अब उसके बारे में बताती हूँ। तो क्या हो गया 21 से 40 ईयर्स तक हो गया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, जो आपका 1/1/2025 तक की बात है यहाँ पर, कि 40 ईयर्स कब तक कब से काउंट होंगे 1/1/2025 तक। बातें क्लियर? तो फिर ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस का, क्या हुआ जाता है रिजर्वेशन मिलता है। बात करेंगे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 40 से 45 हो जाएगा अगर कैंडिडेट किस में है, एससी या एसटी में, या आपका ओबीसी में, या फिर आपका मोर बैकवर्ड क्लासेस, या आपका ईडब्ल्यूएस में। 5 ईयर का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, या आपका ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, या फिर एक और होगी कैटेगरी यहाँ पर वुमेन। वुमेन को भी तो स्पेशल यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है ना सब चीज़ का, तो यहाँ पर इनको क्या मिल जाएगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो 21 से लेकर के 45 ईयर्स तक हो सकती है रिजर्वेशन को मिला करके। बातें क्लियर? एज के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं इससे चीज़ों को लेकर के। ओके कुछ चीज़ें हैं कि ये सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। अब हम मेन बात पे करेंगे फोकस, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि वो एलिजिबल नहीं होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि एलिजिबिलिटी तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दी कि अब एलिजिबल है कौन नहीं। देखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है कि ये सब आपके पास क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आप एग्जाम नहीं दे सकते अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसे कि क्या, मतलब नियुक्ति के लिए, सेवा में बने रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा अगर यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है। अगर किसी ने दूसरी शादी कर रखी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें उसको एलिजिबल नहीं माना गया है। क्या एक से अधिक पति पत्नी, तो अब वो एग्जाम नहीं दे सकता। बातें क्लियर? दूसरा, किसी उच्च न्यायालय, सरकार या सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी द्वारा क्या किया गया, उसको उसको कर दिया गया है डिसमिस किसी पद पे से। अगर उसको सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है ना, तो वो भी नहीं दे सकता है। ओके, बिल्कुल मना कर दिया है, चाहे वो उच्च न्यायालय के द्वारा, सरकार, या जो भी कोई है हमारी लोकल अथॉरिटी में, ये भी, या फिर वो किसी नैतिक अपराध का दोषी है। किसका? नैतिक अधमता में। ठीक है, मोरल टर्पिट्यूड में अगर वो सम्मिलित पाया जाता है ना, इन्वॉल्व पाया जाता है, तो वो तो भी आपका क्या है, एग्जाम नहीं दे सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई माना गया है। देखिएगा, या फिर क्या बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे कि इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से उसको डिबार्ड कर दिया है। हमारा क्या कर दिया गया है बच्चों, डिबार्ड कर दिया गया है, या फिर उसको डिस्क्वालीफाइड किया कर दिया गया है, तो भी उसको हम यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड मान लेंगे। ओके, या एक बात करेंगे कि अधिवक्ता रहते हुए 1961 का जो अधिनियम है, वहां पर क्या कर दिया गया है, उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। ओके, हमारे एडवोकेट अधिनियम के अंतर्गत। और या फिर हम बात करें यहाँ पर 2 से अधिक संतान अगर होगी, जब से वो आया है ना आपका प्रारंभ की तारीख के या पश्चात 2 से अधिक संतान होगी तो भी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बता रखी है कि वो कम नहीं होगा, आप इसको देख लेंगे, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये देखेंगे। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार मेन जो चीज है ना, आपकी सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, मेन चीज उस पर आते हैं। अब आपका आएगा सिलेबस। सिलेबस से पहले मैं थोड़ा सा इसका पीटी एग्जाम का परफॉर्मा बता देती हूँ। ओके, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिएगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में बताती हूँ कुछ पॉइंट्स। ये बताने वाली हूँ कि किसका कितना वेटेज रहने वाला है, कितना हिंदी का, कितना इंग्लिश का, और कितना आपका लो का। तो देखेंगे यहाँ पर पहले बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें चूज करना होगा। ओके, राइट आंसर। ओके, जिसमें 70% वेटेज हमारा दिया जाता है, जो भी हमारा क्या होता है, लो पेपर, चाहे वो फर्स्ट पेपर में हो चाहे हमारा सेकंड में हो, एंड 30% वेटेज हमारा मिलता है हिंदी, या हिंदी और इंग्लिश को। 30% इसको हो गया, और 70% हमारे लो को, जो हमारा लो पेपर होता है फर्स्ट और सेकंड पेपर। ओके, उसको मिलेगा 70% वेटेज, यानी 70% आएगा हमारा लो में से, और आपका 30% आएगा हिंदी और इंग्लिश में से। ओके, ये याद रखना है।
और हमारा टोटल एग्जाम कितने नंबर का होता है, ये 100 का होता है। देख लेना 70 और 30 हो गया यहाँ पर। ओके, एंड क्या यहाँ पे एक और बात आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है निगेटिव मार्किंग। किसका? निगेटिव मार्किंग। क्या निगेटिव मार्किंग है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चे को एग्जाम देते हुए कि कहीं ऐसा ना हो निगेटिव मार्किंग और आप सारा करके आ जाए, या निगेटिव मार्किंग थी नहीं आप उसको छोड़ के आ गए, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। नो निगेटिव मार्किंग क्या है, बड़ा बड़ा यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि नो निगेटिव मार्किंग। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके, और बात करेंगे कितने टाइम में, कितना टाइम दिया गया है इसमें, तो इसमें आपका 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। कितना? 2 आवर्स, 2 घंटे में हमें आपका 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं यहाँ पर। ओके, एंड अब बात करेंगे यहाँ पर 2 आवर्स में हो जाएगा। और एक बात बताती हूँ मैं आपको लास्ट पॉइंट किस चीज को लेकर के, जो पीटी होता है ना वो हमारा सिर्फ क्वालिफाइड होता है, वो हमारा मेंस में जो हमारी फाइनल मेरिट बनती है ना उसमें ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है कि मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नॉट बी काउंटेड। अगर आप सोच रहे हैं कि पीटी में ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो ये आपका वो ज्यादा आंसर वो ज्यादा नंबर आ गए तो आपको आगे ऐड हो जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफाइड के लिए करने के लिए होता है, वो आपका फाइनल मेरिट में नहीं आता, सिर्फ मेन्स और इंटरव्यू के ही मार्क्स ऐड होते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू बता दिया सब चीजों को। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले मेन चीज की क्या जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है? सिलेबस की ना। जब तक आपके सामने खुद का अपना सिलेबस नहीं है तो आप किस दिशा में आगे बढ़ोगे? अगर तैयारी करने के लिए आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने सामने जहां भी आप पढ़ते हैं आपके पास अपना सिलेबस हो, और क्वाली मतलब एक तरीके से क्लासिफाइड करके लिखा हो किस पोर्शन को कितना पढ़ना है, कितना उसमें आता है, इस चीज को मेन ध्यान रखते हुए कि जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट सबसे पहले आता है कि देखो जो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर फॉर मेंस के दिया गया है वही हमारा पीटी में आने वाला है। ओके, किस में आने वाला है? पीटी में आने वाला है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इसमें सारे बता रखे हैं आपके। बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की। लो तो हो गया हमारा जो मेंस के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे, उसी में से पीटी बनता है जो मेंस के होते हैं। और ये हिंदी का दिया हुआ है। ओके, और ये इंग्लिश का दिया हुआ है। हिंदी के बारे में बात करूँ तो हिंदी में कुछ ज़्यादा टॉपिक कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं है कि जो हिंदी में बचा हो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। शब्द रचना हो, शब्द प्रकार हो, तत्सम तद्भव, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, पक्ष, एक तरीके से व्याकरण कोटिया, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब हो जाएंगे। और उसी तरीके से इंग्लिश के मेन मेन टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं जो आपका, एक बार बताऊं, अगर आप राजस्थान एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जुडिशरी के लिए, दोनों के लिए कर रहे हो, तो इंग्लिश हिंदी सेम है, बस कुछ टॉपिक अलग है, आप उनको भी कवर करके जरूर जाएंगे। तो टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेशंस, फ्रेजल्स, एक्टिव एंड पैसिव हो गया, फ्रेजल एंड इडियम्स हो गया, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मॉडल्स हो गई। मॉडल्स में ये चीजें देखनी होंगी कि कौन सी मॉडल्स रिक्वेस्ट के लिए यूज होती है, कौन सी ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होती है, कौन सी मैंडेटरी है, कौन सी प्रोहिबिशन है, वो एक एक करके सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड आपका मेन पॉइंट आता है एंटोनियम सिनोनिम्स। और एंटोनियम सिनोनिम्स के लिए मैं बता दूं, आज से ही 5-5, 6-6 या 10-10 एंटोनियम सिनोनिम्स याद करना शुरू कर देना। एक एंटोनियम सिनोनिम्स, एक फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। ये आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, दोनों के लिए मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि आज से ही, अभी से ही, जब से आप तैयारी करने बैठो अभी से एक टारगेट बना लेना कि मुझे 10 या 5 रोज ये याद करनी है, तभी आपकी ये याद हो पाएंगी। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर मेन एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। मेन एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है, पीटी का आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो ये हमारा ये फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर है ना, इसी में से हमारा पीटी का वो भी आएगा, लो वाला पोर्शन। 100 मार्क्स का रहेगा, 3-3 घंटे का रहेगा दोनों लोग के पेपर। लेकिन जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का रहेगा वो कितना रहेगा, 2 आवर्स। ओके, हिंदी का भी ऐसे लिखना होगा, इंग्लिश का भी लिखना होगा, जो हमारा कितना रहेगा 50-50 का। ओके, 50-50 मार्क्स का रहने वाला है। और इंटरव्यू 35 मार्क्स का। इंटरव्यू कितने का रहता है, 35 मार्क्स का। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ बस थोड़ा सा कि जब अभी मैंने बोला था ना कि आगे बताऊंगी इस चीज को, तो वो अब आपका आ गया है क्या। आखिरकार लो पेपर जो 1 है उसमें क्या क्या आ रहा है, और लो पेपर सेकंड है जो उसमें क्या क्या आ रहा है, क्योंकि ये भी तो पता हो लो पेपर फर्स्ट सेकंड से थोड़ी ना काम चलेगा। ये आप लोग भी ना लिख के रख लेना कि लो पेपर फर्स्ट में ये आ रहा है, लो में सेकंड ये आ रहा है, क्योंकि पीरियड मेंस में दोनों में यही सेम सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं है बिल्कुल भी। तो देखेंगे यहाँ पर
फर्स्ट पेपर में सीपीसी आ रहा है आपका, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ते भी हैं। सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड एविडेंस हो गया, लिमिटेशन हो गया, एसआरए हो गया आपका, टीपी हो गया, आपका इंटरप्रिटेशन हो गया एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल। ये राजस्थान का अपना माइनर एक्ट हो गया। ओके, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग हो जाएगा। लो पेपर जो सेकंड है उसमें हमारा सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, जेजे आ जाएगा इसमें। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका चैप्टर ये आपका यहाँ पे आएगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, पोक्सो वाला आ जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग। और मोस्टली सिलेबस आपका एपीओ में भी कवर हो रहा है, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे। एपीओ के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी कुछ चीज़ें अलग पढ़नी है बस जुडिशरी के लिए, वो देखना है। ओके, लैंग्वेज हिंदी ऐसे हो जाएगा, इंग्लिश ऐसे हो जाएगा। इंटरव्यू आप लोगों को पता ही है, जनरल अवेयरनेस के बारे में बात की जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाना है। पूरे सिलेबस को पीजी और मेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आगे देखेंगे यहाँ पर। ओके, कोई अगर आपको कोई भी कमेंट करना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान की वैकेंसी आ गई है, तो सबने तैयारी करनी शुरू कर ही दी है। तो अगर हम बात करते हैं तो अब आपको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना उसकी। आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसीलिए आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए तो अब आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बैच लाया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सके और रेगुलर रख सके और एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सके। देखिएगा आपके लिए क्या ला रहे हैं हम, कोर्स ला रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, आपको देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आज वैकेंसी आई है, कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी इसके बैच चल भी रहे हैं, बहुत टाइम से इसकी तैयारी करा भी रहे हैं बच्चे, कर भी रहे हैं बच्चे। ओके, तो 10 अप्रैल 2024 से चलेगा। अब आपको पता है, मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो हमारा बैच चलेगा उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। क्या लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी और एक तरीके से कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड सिंपल सी बात है, सारी चीजें जो होंगी ना जिससे कि आपको बस सिर्फ पढ़ना होगा। मटेरियल्स क्या होगा, गाइडेंस क्या होगी, एक तरीके से किस वे से तैयारी करनी है, वो सब हम लोग इस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। बस आपको सिर्फ रेगुलर होके मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। एंड इसकी फीस के बारे में बता देती हूँ। डेली डिस्कशन तो हम जरूर कराते हैं, जिससे जो आज पढ़ाया वो हम कल जरूर पूछेंगे। क्यों, कम से कम आपका पीछे का बैकअप कैसा चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है कि जो अब वो भी लाइव क्लास में डिस्कशन होता है उस चीज का। ओके, फीस कितनी है हमारी, 6499 ओनली। ओके, इंग्लिश और हिंदी का भी अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग से भी है। पूरे कोर्स की फीस 6499 है। अगर हम बात करते हैं हिंदी के लिए 1000 है, इंग्लिश के लिए 2000 ओनली। ओके, और इसमें अगर बात करते हैं सिर्फ इंग्लिश हिंदी छोड़ के आप सिर्फ मेजर और माइनर एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मेजर और माइनर के लिए 4500 रुपये है आपका, सिर्फ 4500 रुपये। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा। और टेस्ट सीरीज भी हमने इसकी चलाई हुई है। टेस्ट सीरीज कितने की है, 999। ओके, 999 999 में है और उसमें हम आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और क्या होगा, 15 फुल मॉक टेस्ट होंगे और आपका 35 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराएंगे। और इस टेस्ट सीरीज से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत आसान हो सके अपना स्कोर अच्छा करने के लिए। और अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए या किस तरीके से जुड़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल नंबर आपको मिल जाएगा। आप उस पर कॉल करके जो भी इंक्वायरी चाहते हो, जिस तरीके की भी बात करना चाहते हो, आप हमसे कर सकते हो। और इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में एक मजबूत तरीके से तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टारगेट। थैंक यू।